प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जून 2025 पेपर 1 MCQ पार्ट हैच रिसर्च एप्टीट्यूड का बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में मेथडोलॉजी प्रैक्टिस फटाफट सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और पूरे विश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न है 1 नंबर पर, स्वोद्देश्य नमूना दर्शाता है। ए, सूचना से पूर्व सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया। बी, आंकड़े इकट्ठे करने से पहले नमूने की प्रक्रिया। सी, विस्तृत नमूने के न्यूनतम वांछनीय प्रक्रिया। डी, संभावना नमूने की एक किस्म। इंग्लिश इसकी है, पर्पजफुल सैम्पलिंग रेफर्स टू ए strategies to find information rich cases simultaneously. B, sampling procedure designed before data collection. C, the least disabled strategy, comprehensive sampling. D, a type of probability sampling. क्या है? स्वोद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य है कि इस टॉपिक पर रिसर्च करना है, तो हम पहले से ही उस चीज़ को चयन कर लेते हैं कि हमें इसी से कुछ समझना है, इससे प्रत्यक्ष रूप में डाटा एकत्रित करना है। तो ये हमारा होता है स्वोद्देश्य। पूर्व से हम चयन कर चुके होते हैं। तो ये क्या कह रहा है? स्ट्रेटजीज टू फाइंड इंफॉर्मेशन रिच केसेस सिमुल्टेनियसली, जो प्रक्रिया है उसे पूर्व के सदस्यों को चुनने की। ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। दूसरे नंबर पर है, आपको किसी ब्लॉक के तथा ग्रामीण विद्यालय में से 100 बालक तथा 100 बालिकाओं का न्यायाधीश लेना है। इसमें सर्वोचित चयन विधि होगी। ए, अव्यवस्थित रैंडम। बी, स्वप्रयोजन। सी, कोटा। डी, अस्तरित अव्यवस्थित। इंग्लिश है, यू हैव टू सेलेक्ट ए मल्टीपल a sample 100 boys and 100 girls from rural and urban schools of a block. The most suitable sampling method will be A, random. B, purposive. C, quota. D, stratified random. क्या करना है? 100 बालक और 100 बालिकाओं का, तो यह जो हमारा न्यायाधीश विधि होगी वह हो जाएगा स्तरीकृत, क्योंकि इसमें स्तर अस्पष्ट है कि 100 बालक है और 100 बालिकाएं हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड रैंडम, स्तरित अव्यवस्थित। सही आंसर का मिलान है। तीन नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्यता न्यायाधीश की विशेषता नहीं है? ए, प्रत्येक विषय की चुने जाने की संभावना बराबर होती है। बी, यह एक प्रतिनिधि न्यायाधीश को प्रदान करता है। सी, इसके प्रदत्त का उपयोग निष्कर्ष को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। डी, कुछ विषय का उद्देश्यपूर्ण ढंग से चिन्हित कर चयनित किया जाता है। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? ए, every individual has the equal opportunity of being selected. B, it provides a representative sample. C, its data are used for inferential purpose.
डी, इट मे बी सेलेक्टेड बाय आइडेंटिफाइंग सम सब्जेक्ट्स पर्पोजफुल्ली। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पूछा जा रहा है विशेषता नहीं है, नहीं से संदर्भ में हमारा होगा। तो प्रत्येक विषय के चुने जाने की संभावना, तो संभाव्य न्यायादर्श में प्रत्येक के चुने जाने की बिल्कुल सही है। यह एक प्रतिनिधि न्यायादर्श को प्रदान करता है, प्रतिनिधि भी है, सही है। इसके प्रदत्त का उपयोग निष्कर्ष को प्राप्त करने हेतु किया जाता है, यह भी आपको सही है। लेकिन डी कह रहा है कुछ विषय का उद्देश्यपूर्ण ढंग से चिन्हित कर चयन, संभाव्य में नहीं, वो होता है आपका असंभाव्य में, और पूछ रहा है कि नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इट मे बी सिलेक्टेड बाय आइडेंटिफाइंग सम सब्जेक्ट्स पर्पोजफुली, ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 4 नंबर पर, व्यवस्थित यादृच्छिक न्यायाधीश का चयन किया जाता है जब ए, जनसंख्या समांग वर्गों में विभाजित हो, बी, विद्यार्थियों का चयन सोद्देश्य पूर्वक हो, सी, न्यायाधीश विधिवत ढंग से अभिलिखित जनसंख्या से लिया गया हो, डी, विषयों का चयन अभिन्न वर्गों में से किया गया हो। इंग्लिश है द सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल इज सेलेक्टेड ए व्हेन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस categories, B, when the subjects are selected intentionally, C, where the sample is drawn out of a properly recorded population, D, where the subjects are choosing from intact groups। व्यवस्थित सीधा यहाँ क्या पूछ रहा है कि हमारा सिस्टमेटिक जो है वह किस में आएगा, तो जो हमारा पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है उसमें एक ही जैसा हो, एक ही जैसा हो, जो यह मान करके चलिए कि यह प्रारंभिक स्तर के शिक्षक है और दूसरा जनसंख्या जो है यह भी आपको यहाँ प्रारंभिक स्तर, तो यही दो हमको इससे चयन करना होता है, न कि बाद बाकी इस डाटा से। तो यहाँ क्या हो रहा है, समांग जो एक जैसा हो, होमोजीनस, इससे चयन में व्यवस्थित रहता है, वह सिस्टमेटिक रूप से होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है, किसी समस्या को परिभाषित करने का आशय नहीं है। ए, सार्वभौमिक रूप से समझने के लिए इसे मानक अर्थ देना व परिभाषित करना। बी, इसके चरों और सीमा निर्धारित करना। सी, यथार्थता विस्तार के साथ निर्धारित करना। डी, प्रश्नों का विशिष्टीकरण करना व पूछना और सहायक प्रश्नों के उत्तर देना। इंग्लिश है टू डिफाइन अ प्रॉब्लम डज नॉट मीन ए टू गिव इट्स स्टैंडर्ड मीनिंग एंड डिफिनेशन एज अंडरस्टूड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बी, टू पुट ए लिमिटेशंस अराउंड इट। सी, टू स्पेसिफाई इट इन डिटेल एंड विद प्रिसीजन। डी, टू स्पेसिफाई एंड स्टेट क्वेश्चंस एंड सबऑर्डिनेट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे, पूछ रहा है आशय नहीं है, यहाँ आशय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक रूप से समझने के लिए इसे मानक अर्थ देना व परिभाषित करना। समस्या को परिभाषित करने के पहले ही सार्वभौमिक, यह उचित नहीं है कि हम सबसे पहले यूनिवर्सली को ही एक्सेप्ट कर लें, यह हमारा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाए। चलिए यह है सही आंसर का मिला। छह नंबर हो गया। ये आपको वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट आ जाएगा कि संक्रियात्मक चर निम्न में से किसे सुगम बनाते हैं। ए, बेहतर अवबोध। सी, वस्तुनिष्ठ मापन। सी, सांख्यिकीय परिकलन। डी, मापन की वैधता। इंग्लिश है ऑपरेशनलाइजिंग वेरिएबल्स विल फैसिलिटेट
ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, बी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, सी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, डी वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट। ये आपका स्पष्ट हो गया कि हमारा वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट है ऑप्शन डी की ओर। 7 पर है निम्नलिखित परिकल्पना में आश्रित चरों को पहचानिए। ए बालक बालिकाओं की अपेक्षा निरर्थक अक्षरों को धीमी गति से सीखते हैं। ए अधिगम गति, बी अक्षरों के अर्थ, सी लिंग भेद, डी अक्षर। आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। बॉयज लर्न नॉनसेंस सिलेबल स्लोअर देन गर्ल्स। ए स्पीड ऑफ लर्निंग, बी मीनिंग ऑफ syllables, C gender, D syllables। इसमें सही क्या हो जाएगा? आश्रित चर को पहचानने के लिए कहा जाता है कि डिपेंडेंट हमारा कौन है। क्या टॉपिक क्या है? तो बालक बालिकाओं की अपेक्षा निरर्थक अक्षरों को धीमी गति से सीखते हैं, यही है सवाल। तो यह क्या हो जाएगा कि सीखते हैं, यहाँ सीखते हैं तो कहीं ना कहीं लर्निंग हो रहा है, तो ये क्या होगा? स्पीड ऑफ गति, स्पीड ऑफ लर्निंग, अधिगम गति। ऑप्शन ए की ओर होगा। सही आंसर का मिलन है। चलिए 8 नंबर पर है कोई शोधकर्ता अधिगम शैली पर सहपाठी अंतरक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन में अधिगम शैली ए स्वतंत्र चर है, बी आश्रित चर है, सी नियंत्रित चर है, डी मध्यवर्ती चर है। इंग्लिश है ए रिसर्चर स्टडीज द इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप इंटरेक्शन ऑन लर्निंग स्टाइल्स। द वेरिएबल लर्निंग स्टाइल इन दिस स्टडी फंक्शंस एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बी डिपेंडेंट वेरिएबल, सी कंट्रोल वेरिएबल, डी है इंटरवेनिंग वेरिएबल। अधिगम शैली के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा है। तो जब भी अधिगम के लिए होगा तो वहाँ जो छात्र होते हैं वो डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो छात्र है और उनको प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्रश्न होता है उसे शिक्षक द्वारा समाधान किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आश्रित चर है और शिक्षक जो है वह स्वतंत्र चर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑप्शन ए। अच्छा सॉरी, ये बी होना चाहिए था। डिपेंडेंट वेरिएबल बी है, डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर। नौ की ओर है किसी कारक की संक्रियात्मक परिभाषा वह है जो उसे परिभाषित करती है। ए दूसरे कारकों के संबंध में, बी निहित व्यवहार अभिरचना के संबंध में, सी उसके मापन के लिए आवश्यक प्रक्रिया के संबंध में, डी शब्दकोश में दिए दूसरे समतुल्य शब्दों के संबंध में। इंग्लिश है एन ऑपरेशनल definition of a construct is the one which defines it in terms of A other constructs, B implied behavior pattern, C activity necessary to measure it, D other equivalent words in the dictionary। नौकसी कह रहा है कि संक्रियात्मक परिभाषा उसके मापन के लिए आवश्यक प्रक्रिया के संबंध में। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह उसके मापन के लिए सही आंसर का मिला। एक्टिविटी नेसेसरी टू मेजर इट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर है। निम्नलिखित पूर्व धारणा में से कौन सी पूर्व धारणा का अनुसंधान परिकल्पना द्वारा परीक्षण संभव नहीं है? ए, बुद्धि का विकास बालक के आयु और प्रशिक्षण पर आश्रित नहीं है। बी, पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति में किसी अरुचिपूर्ण विषय के प्रति ऋणात्मक अभिवृत्ति विकसित होती है। सी, शैक्षिक उपलब्धि में शैक्षिक अभिक्षमता एक सहायक कारक है। डी, अग्रिम संगठक अधिगम को सुसाध्य बनाता है। इंग्लिश है, which one of the following assumptions cannot be tested through a research hypothesis? A, growth of intellect does not depend on age and training of any child. B, prejudiced people develop negative attitude towards an object they dislike. C, academic attitude is contributory function of academic achievement. D है, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि संभव नहीं है। पूर्व धारणा में कौन सी पूर्व धारणा का अनुसंधान परिकल्पना द्वारा यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यह कार्य नहीं होता है। प्रश्न का आशय यही है। तो शैक्षिक उपलब्धि में शैक्षिक अभिक्षमता ये जो है आपका सहायक कारक के रूप में नहीं जाने जाते हैं। तो सही हमारा क्या रहा है? ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। एकेडमिक एटीट्यूड इज कंट्रीब्यूटरी फंक्शन ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण शिक्षा में शोध के महत्व में निहित नहीं है? यह भी प्रश्न आपको नहीं से संदर्भित है, नहीं पूछा जा रहा है, इसको ज़्यादा ध्यान देना है। ए, यह ज्ञान के स्पष्टीकरण, परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए एक उपकरण है। बी, यह नवीन ज्ञान के सृजन के लिए सशक्त साधन है। सी, यह शिक्षक द्वारा सामना करने वाले अनेक समस्याओं के उत्तर प्रदान करता है। डी, यह व्यवहारिक विज्ञान के केंद्र की ओर मुड़ता है। इंग्लिश है, which of the following is not a reason underlying the importance of research in education? A, it is a tool for verifying, testing and validating knowledge. B, it is potent means of creating and knowledge. C, it has moved to the center of the behavioral sciences. D, it provides answer to many problems faced by educationists. नहीं से संदर्भित है, इसमें क्या हो जाएगा? यह शिक्षक द्वारा सामना करने वाले अनेक समस्याओं के उत्तर प्रदान करता है। नहीं, शोध में जो है वह शोध करना होता है रिसर्चर द्वारा, और यह कह रहा है शिक्षक द्वारा सामना करने वाले अनेक समस्याओं के उत्तर प्रदान करता है। यह गलत है, बाद बाकी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इट हैज मूव्ड टू द सेंटर ऑफ द बिहेवियरल साइंसेस। सही आंसर का मिलान है। तो ये है आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। मेथडोलॉजी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आते हैं। यह पेपर 1 के मैंडेटरी है कि पूछना तय है। रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च जो है पेपर 2 में आपको एजुकेशन, होम साइंस, कॉमर्स,
ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, ये सब में पेपर 2 के रूप में रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना होता है। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन यही बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।